अब एबीपी न्यूज के नेशनल न्यूज रूम से किशोर आजवाणी पेश करेंगे आज की पूरी खबर एबीपी लाइव। बम्पर वोटिंग हुई है तीसरे दौर के मतदान में। बम्पर एक तो पिछले 2009 के आंकड़ों के मुकाबले भी और जैसा उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज्यादा, इसलिए बम्पर वोटिंग। और बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है? क्या ये मोदी की वजह से लहर है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मोदी का चुनाव बना दिया है। तो क्या लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, या मोदी को रोकने के लिए कि प्रधानमंत्री वो ना बन जाए इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं? क्या अलग अलग जगह पर ये फैक्टर काम कर रहा है इसलिए ये बम्पर वोटिंग हुई है? ये सवाल है। आखिरकार दिल्ली फर्स्ट डिवीजन से पास कर ही गई। दिल्ली वालों ने इस बार जमकर वोट डाला और शाम 7 बजे तक 64% मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। पिछली बार 52% लोग ही वोट डालने गए थे। As of now, there has been an increase of 12 percentage points as compared to 2009. We do expect another rise of about 1% or so in the next maybe few hours. उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त वोटिंग हुई और शाम 7 बजे तक 65% वोट पड़े, जो पिछले चुनाव से 14% ज्यादा है। यूपी के दंगा प्रभावित इलाकों मुजफ्फरनगर और शामली में तो 70% वोट पड़े। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव में शाम 5:30 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा 65% था, जिसके 73% होने की उम्मीद है। पिछली बार 68% लोगों ने वोट डाले थे। चंडीगढ़ में आखिरी आंकड़ा 74% आने का अनुमान है। पिछले चुनाव में 64% वोट पड़े थे। बिहार की 6 सीटों पर भी 55% वोट का अनुमान है, तो ओडिशा में वोटिंग का आंकड़ा 67% तक जा सकता है। केरल में शाम 6 बजे तक 75% वोट पड़े। रिकॉर्ड दिल्ली से केरल तक टूट रहे हैं। देश की 91 सीटों पर हुए चुनाव में तकरीबन हर राज्य में पिछली बार से ज्यादा वोट पड़े। ऐसा माना जाता है कि सत्ता विरोधी लहर में ज्यादा वोट पड़ते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में मोदी की लहर है? दिल्ली में जब प्रियंका गांधी से यह सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ना में था। लोग कह रहे मोदी की लहर है। लहर बताई जा रही है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बम्पर वोटिंग से पार्टी से लेकर चुनाव आयोग उत्साह में है, लेकिन आखिरी नतीजे ही बताएंगे कि देश में लहर इस बार किसकी रही। इस बम्पर वोटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों से। न्यूज रूम में हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, डायरेक्टर CSDS के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं और शेष नारायण जी हैं। इनके विश्लेषण पर भी हम जाएंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं। राहुल मेहरा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और विजय गोयल साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं और कांग्रेस से शोभा ओझा जी हैं। लेकिन पहला सवाल मेरे पास मेरा राहुल जी आपके लिए, क्या ये नरेंद्र मोदी की वजह से लहर है? नरेंद्र मोदी की लहर, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। क्या ये वजह आप मानते हैं, क्योंकि सारा मुद्दा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी बना दिया? बीजेपी ने तो बनाया ही है और बीजेपी का अपना इंटरेस्ट है। बीजेपी में अगर आप देखें तो उनका अंदरूनी जो जितने भी पुराने लोग हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और एक नई पूरी पीढ़ी जो है वो अब आगे आ रही है बीजेपी में, पर वो उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर अगर आप ये कहते हैं कि मोदी लहर है, पता नहीं जो कहते हैं उनका क्या तथ्य है, किस बेसिस पे कहते हैं, वो आप उनसे पूछें। पर दिल्ली में सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूं, अभी 2-2.5 महीने पहले ही असेंबली इलेक्शन हुई और उसमें भी मोदी साहब जो हैं पिछले 6-8 महीने से प्रधानमंत्री के तौर पे छवि जो है उनकी दिखाई जा रही है और वो पूरे भारतवर्ष में जो हैं वो अपने भाषण भी दे रहे हैं। उनका कोई भी असर दिल्ली में तो दिखा नहीं। 28 सीटें जो हैं वो एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मिली। अगर मोदी असर होता तो हमारे को नहीं और सारी की सारी भाजपा नहीं, मैं मोदी असर दोनों तरफ से पूछ रहा हूं। तो सरकार भी नहीं बना, दोनों तरफ से पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को बनवाना है या नरेंद्र मोदी को बनाने से रोकना है। मेरा दोनों तरफ का सवाल है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या इस वजह से लोग ज्यादा निकल के आ रहे हैं या वो फैक्टर इतना बड़ा नहीं मानते आप? मैं दिल्ली में तो कम से कम ये बात नहीं मानता और मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए भी ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, उनका इंटरेस्ट बहुत है और क्यों है उसके पीछे जाना पड़ेगा। हजारों करोड़ों रुपए का एक कैंपेन, एड कैंपेन जो है, और हमने देखा है जो दिखता है और बहुत दिख रहा है मोदी तो बिकता है।
तो आज का मार्केटिंग का ही जमाना रह गया है और बीजेपी सोच रही है कि मार्केटिंग करके किसी तरह एक ऐसी चीज जो ज्यादा बिकाऊ ना हो उसको बिकाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें अगर वो सक्षम होते हैं और आम जनता जो है उनके साथ जुड़ती है, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे और हमारी पार्टी का मानना है कि आप देखेंगे दिल्ली में भी और हिंदुस्तान में भी पूरा भारत में आप देखेंगे कि इसका ये जो है ये पूरा का पूरा जो एड कैंपेन चला है और ये सिर्फ एक, अगर आप देखें हजारों, आप कह रहे हैं ये फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, करोड़ों के हिसाब से हर रोज कोई ऐसा पृष्ठ नहीं है, कोई ऐसा पन्ना नहीं विजय है जी, जो पन्ना आप घुमाएं, चाहे पहला हो चाहे बाद में हो, न्यूज़पेपर में सिर्फ मोदी ही दिख रहा है, न्यूज तो दिख ही नहीं रही, सिर्फ मोदी दिख रहा है। ये पैसा आ कहां से रहा है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। आरटीआई को इन्होंने रोका फंडिंग के लिए, फंडिंग में ना आए, अब पता चलता है ये फंडिंग में क्यों नहीं आना चाहते थे। नहीं, इसीलिए सारा गैर कानूनी, इसीलिए मेरा सवाल विजय जी आपसे, ये काला धन तो ले आए लेकिन अपने इस्तेमाल में ले आए, काला धन हिंदुस्तानियों। नहीं, फिर वो उस मुद्दे पर बहस हो चुकी कई बार। मैं आज इस वोटिंग के मुद्दे पर, विजय जी, राहुल मेहरा जी का कहना है कि उनकी नजर में ना ये मोदी को बनाने के लिए ना ये मोदी को रोकने के लिए ये मोदी फैक्टर नहीं है, फिर भी लोग निकल के आ रहे हैं, कम से कम दिल्ली में। राहुल जी बहुत उत्तेजित नजर आ रहे हैं मुझे। दो बात बड़ी स्पष्ट हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, सब लोगों का ये सोचना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। और जहां तक इनकी बात है राहुल जी की, वो कहते हैं बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। अभी आपने ये नहीं पूछा, आपने पूछा लहर है कि नहीं है। वो इनके हिसाब से मार्केटिंग के कारण है और जनता की शायद इसलिए है कि जनता यूपीए के 10 साल के शासन से तंग आ चुकी है। राहुल जी सिर्फ दिल्ली के ऊपर बोल रहे हैं, देश के ऊपर नहीं बोल रहे। देश के ऊपर वो भी ये मानते हैं मोदी की लहर है, उनको दिल्ली के अंदर नजर नहीं आती है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, पिछली बार आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया गया था। हमें भी लगता था आम आदमी पार्टी शायद कुछ नया करके दिखाएगी, क्योंकि पहली बार आ रही है, नई पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों ने उनको एक चांस दिया। पर उस चुनाव में भी सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही थी, वो भूल गए। उनको सिर्फ सरकार बनाने का मौका दिया गया था और वो मौका मिला तो अच्छा हुआ कि एक्सपोज हो गए 49 दिन के अंदर। तो इसलिए एक बात समझ लीजिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज है जो ज्यादा निकल कर आ रही है, वो बदलाव के लिए निकल जा रही है। जब भी सत्ता में बदलाव की बात होती है और वो सत्ता में बदलाव होगा कांग्रेस के यूपीए के शासन को बदलकर, और उसके बाद कोई भी पैनलिस्ट क्या ये बता सकता है कि ये नेगेटिव वोट है या बीजेपी के अलावा दूसरा कोई है? आपका मानना है ये नेगेटिव वोट है? ये नेगेटिव वोट है। पर क्या दूसरा कोई भी ये मानना, सुनिए, ये नेगेटिव वोट तो है ही, किंतु उसके बाद जो अल्टरनेटिव है वो लोगों को बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात के अंदर जो विकास किया है उसका जो एक मॉडल पेश किया है वो लोगों को भाया है। इसलिए लोग चाहते हैं कांग्रेस जाए, बीजेपी आए। शोभा जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फैक्टर नहीं है? ये मतदान का प्रतिशत जो बढ़ रहा है वो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए या नरेंद्र मोदी को बनने से रोकने के लिए, दोनों सूरतों में फैक्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कहूंगी कि पिछले 2-3 साल से लगातार जो इलेक्शन कमीशन और सरकार एक जागरूकता ला रही थी, एनकरेज कर रही थी, लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी, चाहे एसएमएस के द्वारा चाहे एड्स के द्वारा निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि वोटर्स को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, प्रजातंत्र को हमको और मजबूत बनाना है। तो उसका कहीं ना कहीं जो जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही थी, उसको मैं जरूर सलाम करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज इतना बड़ा वोटर का तादाद निकला है वोट करने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई थी, एक सांप्रदायिक और दूसरी सेकुलर विचारधारा की। तो निश्चित है कि वहाँ भी वो भी एक कारण रहा इस वोटिंग के लिए। जो सेकुलर ताकतें थी, धर्मनिरपेक्ष ताकतें थी, वो चाहती थी कि सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में सत्ता ना जाए, इसलिए उसने भी बढ़ चढ़ के वोट डाला है इस चुनाव में। यानी आप भी कह रही हैं नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव उस लिहाज से है कि कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन जाए। संजय जी, आंकड़ों के नजर से आप इसको कैसे देखते हैं, इस बम्पर वोटिंग को, खासतौर पे उन इलाकों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां दंगों को लेकर काफी संवेदनशील रहा मामला? देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो वोटिंग टर्नआउट है बहुत बढ़ा है, क्योंकि पिछले अगर आप 3 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है, चुनाव नहीं है जिसमें कि टर्नआउट बढ़ा नहीं है। 7, 8, 10%
राजस्थान में तो 10% का इजाफा हुआ है। और उसके 14-12% उसके कई कारण हैं। एक कारण तो जैसे शोभा जी बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत इंटेंस कैंपेन किया लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग वोट देने के लिए आए। दूसरा कारण है आम आदमी पार्टी का आना। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखेंगे 90-95% ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं था। तो ये ऐसे लोग हैं, तो इनके आने से वो दिल्ली में या बाकी जगह दिल्ली में नहीं और जगहों पे भी पूरी इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर देखें जिसमें ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, राजनीतिक दलों से कोई सरोकार पहले नहीं रहा था। इनके आने से इन्होंने अपने साथ लोगों को लाया, इसके कारण भी कुछ टर्नआउट में इजाफा हुआ है। और बाकी नेचुरली बीजेपी का जो इंटेंस कैंपेन है तो सबका मिला जुला असर दिखाई पड़ता है कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है। मोदी की वजह से लहर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। विनोद जी और शेषचरण जी, आपकी भी मैं इस पर राय लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये अलग अलग राय निकल कर आती हुई कि नहीं ये सिर्फ मोदी की वजह से नहीं है, तो फिर ये बाकी जो वजह हैं वो कितना योगदान दे रही हैं और नरेंद्र मोदी का कितना असर है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग पहले से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। तीसरे चरण में हमने देखा एक व्यक्ति पर इतना बड़ा दांव खेला हुआ है बीजेपी ने, एक व्यक्ति पर ये चुनाव हो रहा है, तो क्या उसकी वजह से नहीं है, कई और कारण भी गिनाए जा रहे हैं। विनोद जी, आप सहमत हैं संजय जी की बात से कि कई कारण हैं, सिर्फ मोदी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए, मैं इसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले 5 साल में जितने चुनाव हुए हैं उन सबका अगर निकालिए 2009 के बाद, तो लगातार मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और वोटिंग प्रतिशत, विधानसभाओं के चुनाव देख लीजिए, अभी पिछले जो हुए 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2013 में जो हुए, 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले पंजाब के और गोवा के, और वहाँ सब विधानसभा चुनाव में जैसे हमने देखा वो सत्ता विरोधी लहर, कांग्रेस के प्रति गुस्सा लहर है। पंजाब में जो है अकाली वापस लौट आए। अब देखिए ना, ये मिथक टूट गया है कि कौन से वोट जो है किससे, यहाँ इसमें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापस लौट आई एक्सेस वोटिंग में, गोवा में कांग्रेस नहीं लौटी, उत्तराखंड में कांग्रेस आ गई। तो ये कहना जो है कि जो एक्सेस वोटिंग है तो खाली एक सरकार बदलने के लिए या सरकार बनाने के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और कारण कई हैं, निश्चित रूप से जो कारण गिनाए हैं इन्होंने, एक तो इलेक्शन कमीशन का पूरा, जैसा शोभा जी ने कहा, दूसरा युवा मतदाताओं का रुझान, और जो अन्ना मूवमेंट से लेकर के और आम आदमी पार्टी तक जो तमाम सिविल सोसाइटी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से यूथ और तमाम सारे ऐसे लोग जो वाकई घरों में बैठे रहते थे वो सब वोट डालने के लिए आए हैं। और उसका असर सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी पड़ा है। गांव देहातों में तो पहले भी लोग वोट डालते थे, लेकिन कस्बों और शहरों में लोग छुट्टी मनाते थे, पकौड़ी खाते थे, चाय बना पी करके, वो भी वोट डालने निकले। विजय जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ठीक है, विजय जी को मैं निराश नहीं करूंगा, इनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रैलियों का उसका भी कुछ असर है, अंशदान उसका भी होगा ये मैं, लेकिन खाली उसकी वजह से ये मैं सहमत नहीं हूँ। विजय जी, नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, बहुत से कारण है ये। हाँ, बोलिए आप बोलें। देखिए नरेंद्र मोदी कौन है जाके? नरेंद्र मोदी कोई नाम नहीं है जिसके कारण आप सोचते हो कि वो लहर है। नरेंद्र मोदी का मतलब है वो आदमी जो गुड गवर्नेंस देगा जी, वो आदमी जो महंगाई को कम कर देगा, वो आदमी जो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, वो आदमी जो आतंकवाद पे लगाम लगा देगा। वो सिस्टम का एक नाम है नरेंद्र मोदी, इसलिए है। दूसरा, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले नरेंद्र मोदी के कारण होगा, सबका मिला जुला असर हो सकता है। किंतु अगर आप देखेंगे तो आज अगर यूपीए सरकार के खिलाफ इन सब से पूछिए, अब आप कांग्रेस से पूछेंगे, आम आदमी से पूछेंगे, वो तो नहीं हाँ भरेंगे क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टियां, ओपोनेंट पार्टीज हैं। किंतु उनसे पूछिए कि इस समय लोग कांग्रेस के 10 साल के शासन को बदलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप समेत जितने भी सर्वे हैं, इंक्लूडिंग एबीपी न्यूज के सर्वे को मिला लीजिए, तो सब कहते हैं कि शासन बदलना चाहिए। और सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को देश का लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उसके लिए परसेंटेज कितनी होगी? 53%, 43%। और कांग्रेस के नेता की क्या होगी? 10%, 12%। बाकी नेताओं की क्या होगी? 1%, 2%। तो फिर इससे ज्यादा आपके पास और क्या पैमाना है? बाकी तो वो अपनी बात कहते रहेंगे, मैं अपनी बात कहता रहूंगा। इसलिए मेरा ये कहना है, किसी एक आदमी को लोग देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब आप उसको 10% लहर मानिए, 50% लहर मानिए, जितनी मानिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ये मेरा ये कहना है। किंतु नरेंद्र मोदी एक इंस्टीट्यूशन है, एक विकास का नाम है, एक गुड गवर्नेंस का नाम है, एक लोगों के लिए आशा की किरण है। इसलिए लोग कांग्रेस को हटा के उनको लाना चाहते हैं। विजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन लहर जो है, लहर में एक थोड़ा सा उसका व्याकरण होता है।
मैंने 1976 से मैं इस शहर में दिल्ली में ठोकर खा रहा हूँ, नौकरी तलाश करने आया था, अब तक तलाश रहा हूँ। और मैंने 3 लहरें देखी हैं पूरे देश के पैमाने पे। 77 की लहर देखी है और आखिर तक पता नहीं लगा, आप उसमें शामिल हुए थे कि 77 वाली लहर में जब कैंपेन में चले गए लोग तो कहा अरे ये तो इंदिरा गांधी हार रही है। 80 में जब जनता पार्टी टूटी थी तो जो लहर इंदिरा की देखी थी वो भी हमने देखी थी लहर, और उसमें जब रिजल्ट्स आ गए तो लोगों ने कहा कि गड़बड़ हो गया। एक 71 की लहर थी, हमने सुनी थी, प्रोफेसर मधोक ने कहा कि एक ऐसी स्याही लगा दी गई थी कि कहीं मोहर मारो जाके इंदिरा गांधी के निशान पर लगता था। तो लहरों का तो ये कल्चर था। ये लहर 84 वाली इंदिरा गांधी की सिंपैथी लहर थी, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, खून खून बूंद बूंद से देश का रक्षा। ये पहली लहर है जिसको बनाने में मैंने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन बन नहीं पाई। ऊपर से लहर बनाने की जो कोशिश होती है उसमें लहर वहर बनती नहीं है, क्योंकि लहर बनाने में क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी जरा मैं गिना दूँ। हम लोगों के हीरो, मतलब दिल्ली में हम लोग रहते थे, दिल्ली में हम 4 लोगों को नेता मानते थे, अरुण जेटली, जयप्रकाश अग्रवाल, बाबूराम शर्मा और विजय गोयल। इन 2 तो कांग्रेसी हैं, खैर वो जयप्रकाश अग्रवाल शर्मा नहीं, राम बाबू शर्मा, हाँ भैया, राम बाबू शर्मा सरकार। तो अरुण जेटली को तो भेज दिया वहां हरमंदर साहब, और विजय गोयल को उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये सब लहर बनाने के लिए जो सारा हमारे हीरोज को जो अपमानित किया है माननीय मोदी जी ने, उसका दंड क्या बोल रहे हैं? लहर इसका क्या है जी? नहीं, ये लहर का इससे क्या ताल्लुक है? राम बाबू शर्मा कहाँ लहर में आ गए? जी, इस मुद्दे को इस तरह ना भटकने दिया जाए। राहुल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। देखिए, इसमें थोड़े बहुत कारण वो और भी हैं। बहुत सारे युवा लोग जो हैं वो जुड़े हैं, बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो बहुत उत्सुक हैं अपना एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करने के लिए। नंबर 2, एंटी कांग्रेस वेव है और कांग्रेस बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई सर्वे की भी जरूरत नहीं रही। ये तो एक ऐसी लेकिन युवा जो जुड़े हैं वो बीजेपी से भी जुड़े वाली है और मई 16 को उसका बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। कांग्रेस ध्वस्त होने वाली है पूरे। मैं बता रहा हूं, देखिए ये पटारा है और पटारे में अभी सब कुछ बंद है। ये पटारा जब मई 16 को खुलेगा तो बीजेपी को समझ आ जाएगा कि जैसे इंडिया शाइनिंग 2004 में इन्होंने कोशिश करी, सर्वेज ने भी दिखाया इनकी 3/4 या 50% से ऊपर इनकी सरकार अपने आप अपने बलबूते पे बनेगी, बनी नहीं। तो सर्वेज क्रिएट करना, और हमने देखा है कैसे सर्वेज होते हैं और क्या उनकी दशा होती है, दिल्ली में ही देख लिया। अरुण जेटली कहते थे अगर आम आदमी पार्टी की 4 सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने तो राजनीति नहीं छोड़ी, बल्कि अब राजनीतिज्ञ बनने वाले हैं। अब राज्यसभा से आते थे, अब लोकसभा से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये एक कारण है, और दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि एंटी करप्शन जो पूरी मूवमेंट चली, और आप देखें जो ये परसेंटेज ऊपर जा रही है, इसलिए भी जा रही है कि लोग, और मेरे जैसे लोग भी उसमें बिल्कुल जो जुड़े, हम लोग बिल्कुल निराशाजनक हो चुके थे। हमारे में इतना सिनिसिज्म था कि हिंदुस्तान को कोई पलट नहीं सकता, राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा है एक ऐसे वर्ग का जो पहले निराशावादी होता जा रहा था राजनीति को लेकर, और अब वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन जो है वो वोट। एक सेकेंड पूरा करने दीजिए भाई साहब, पूरा करने दीजिए। देखिए, बहुत निराशाजनक पूरा एनवायरनमेंट था पूरे हिंदुस्तान में। लोग उमड़ के सड़कों पर आए, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े। लोग त्रस्त हैं, लोग यूपीए के 10 साल के रूल से, और स्पेशली जो आखिरी 5 साल जिसमें हर प्रतिदिन एक नया स्कैम आया, लाखों हजारों करोड़ों का स्कैम आया, उससे लोग दुखी हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी कांग्रेस वेव है। अब उससे आम आदमी पार्टी उभरेगी या बीजेपी को वोट जाएगी या दोनों में स्प्लिट होगी, वो क्या होगा वो तो जब पटारा खुलेगा तब पता चलेगा। ये इनको भी नहीं पता, एंटी कांग्रेस वेव है, ये मोदी की वजह से लहर नहीं है। अगर क्या डाला है, मतदान बढ़ रहा है तो कांग्रेस को हटाने के लिए बढ़ रहा है, कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, एंटी करप्शन वेव है। शोभा जी का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बम्पर वोटिंग हुई है, क्या मोदी की वजह से लहर है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, कांग्रेस विरोधी लहर है, और उसको विजय गोयल जी का कहना है कि उसको मोदी सबसे अच्छा बना रहे हैं। शोभा जी।
लहर कांग्रेस विरोधी है। अगर वोट निकल के आ रहे हैं, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कांग्रेस के विरोध में निकल के आ रहे हैं, जैसा विधानसभा चुनाव में खासकर दिल्ली में हुआ। ये मानना राहुल जी का, आपने सुना भी। देखिए, अगर जो मेरे दोनों मित्र बैठे हैं उनकी बात पे विश्वास किया जाए तो केरला में आखिर क्यों जनता निकल के आई? वहाँ तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सीधा सीधा टक्कर है, वहाँ बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है। या हरियाणा की बात करें तो वहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कुछ खास नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसा कुछ है या ऐसी लहर एंटी कांग्रेस है, मैं या कोई और नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। जो विजय भाई कह रहे थे कि मोदी मॉडल, तो जो मोदी जी को 46 साल अपनी पत्नी को पत्नी बुलाने में लग गए, वो क्या खाक इस देश के साथ न्याय करेंगे जितने अपने बीबी के साथ न्याय, यशोदाबेन के साथ न्याय नहीं किया। नहीं, लेकिन शोभा जी आपके जवाब में ही मुझे मोदी करते थे, आप जो जवाब दे रही हैं उसमें उनकी बात की पुष्टि लग रही है। भाई केरल में आपने बिल्कुल सही कहा, केरल में क्यों आ रहे हैं, हरियाणा में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस विरोधी लहर है, इसीलिए आ रहे हैं। जहां जो मुकाबला कर रहा है कांग्रेस से, वो आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा था, ये इलेक्शन कमीशन और सरकार के प्रयास से वोटर्स में अवेयरनेस की जागृति हुई है कि उसे अपना वोट देना चाहिए, उसको अपने फ्रेंचाइज का उपयोग करना चाहिए। ये जागृति की वजह से हुआ है। और दूसरा, जहां तक है कांग्रेस की विरोध का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस ने इस पिछले 5 साल में इस देश को इतने अधिकार दिए हैं, चाहे वो खाद्य का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो। प्रचार नहीं, ये प्रचार का मुद्दा नहीं बना रहे हम लहर है, मैं नहीं मानती। नहीं, प्रचार का मंच नहीं बना रहे हम इसको। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ा है। जी राहुल जी। किशोर जी, सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं विजय जी से, अगर वो उत्तर दे सकें कि गुजरात जो स्टेट है वो राज्य सबसे ज्यादा कर्ज के साथ बोझ में है कि नहीं है? 1,74,000 करोड़ का कर्ज है गुजरात का। तो क्या मॉडल की बात करते हैं और क्या ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं? कर्जा लेकर 24,000 पर गुजराती, और जो गुजरात में रह रहे हैं, गुजरात में रहने वालों पर 24,000 प्रति पर पर्सन जो है वो डेट है गुजरात का। चलिए जवाब ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये इस मुद्दे से डेवलपमेंट और कौन से मॉडल की बात करते हैं? नहीं, मैं चाहूंगा कि प्रचार का मंच ना बनाया जाए। आधी महिलाएं, मैं जवाब ले जी, जवाब ले लेते हैं, लेकिन प्रचार के मुद्दे इनको अलग रखा जाए। फिर भी विजय जी आपका जवाब ले लेता हूं क्योंकि सवाल उठा है। राहुल जी, जो आप गुजरात के आंकड़े बता रहे हैं, वो बहुत महीनों से डिस्कशन हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता कभी भी। देखिए, जो आप बात कहते हैं उनमें तथ्यों में कोई जान नहीं है जी, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो आप ऐसे आंकड़े देते हैं जिसको जनता के सामने आप पुष्ट नहीं कर सकते। एक बात समझ लीजिए, जो आज की जो डिबेट है वो ये है कि क्या प्रतिशत इसलिए बढ़ा है कि श्री नरेंद्र मोदी की लहर है। मैं आपकी दोनों की आपकी सारी बातें मान लेता हूं। मैं कहता हूं, आज क्या कोई दूसरा मोदी जी के अलावा देश के अंदर ऐसा नेता है जिसके ऊपर कोई आदमी वोट डाल रहा हो, चाहे वो राहुल जी हो या केजरीवाल जी हो? पूरे देश की बात कर रहा हूं जी। क्या आप में से कोई सी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो 200 वोटों से 200 सवा 200 250 वोटों से ज्यादा ले जाएगी? तो इसलिए एक मिनट सुन लिए, अभी मेरी बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में कहां बोलता हूं, कभी भी नहीं बोलता मैं। सुनिए, आपके दावा करने से क्या होता है भाई साहब? पार्टी एक विचारधारा है और उसमें, और हम अपने कामों पे वोट मांगते हैं, किसी व्यक्ति पे नहीं। व्यक्ति इस देश से बड़ा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी विचारधारा से बड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर दी आपने इस हिंदुस्तान को। मैं दिल्ली के बारे में एक बात कह सकता हूं। शीला जी के नाम के ऊपर बहुत टाइम तक दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स चली, इंदिरा जी के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स चली, और अभी आप राहुल जी के नाम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चल रही तो कोई बात नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप दोनों पार्टियों में से कोई ये दावा करता, आप बीच में क्यों बोलती है? मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं। वोट मांगते हैं। मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलता, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप विचारधारा पे वोट मांगिए, सब पार्टियां अपनी विचारधारा पे वोट मांगती हैं। सिर्फ इतना ही है कि इस समय लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सर्वे कर रहे हैं। राहुल जी से पूछिए,
वो कहते हैं सर्वे ऐसे हो जाते हैं। अरे हर दूसरे दिन तो आम आदमी पार्टी अपने खुद के सर्वे करती है और खुद के सर्वे में बताती है कि अभी दिल्ली में 7 नहीं हमारी 3 सीट आ रही हैं और यहां इतनी सीट आ रही हैं, और जब और लोगों के सर्वे आते हैं तो उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनता की, मीडिया की और सर्वेस की बात कर रहा हूं कि इस समय मोदी जी की लहर है। आपको नकारना ही चाहिए, आप विरोधी दल हैं, आपको नहीं मानना चाहिए, ये बात मैं मान रहा हूं। एक मिनट, यहाँ संजय जी हमारे साथ CSDS से हैं। संजय जी, ये बात हो रही है कि व्यक्ति पर वोट पड़ रहा है, विचारधारा पर वोट पड़ रहा है, ये लहर साथ है, वो मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, वो आपके साथ क्यों है? इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप अलग अलग पार्टियों के लीडरों को देखें, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के लीडर को देखें, पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी अभी सबसे आगे हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं। लेकिन इससे यह भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए कि जो बीजेपी का वोटर जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके लीडर हैं। आप उन 4 राज्यों को देखें जहां बीजेपी शासन कर रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पे भी जिन्होंने बीजेपी को वोट देने का मन बनाया है लोकसभा चुनाव में, उनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो पार्टी की वजह से वोट दे रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गुजरात जैसे स्टेट में भी लोग कहते हैं वो बीजेपी को पार्टी की वजह से वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी नरेंद्र मोदी है। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से हम जिस तरह का विश्लेषण करते हैं उससे यह बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आज भी जो वोट बीजेपी को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी की पहचान है, लीडर के रूप में वो सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा उनकी पहचान है। लेकिन पार्टी को वोट देने वालों में जो आंकलन कोई एडिशनल वोट नहीं पड़ रहा है इस वजह से कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। एडिशनल वोट है, ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, उसी श्रेणी में मैं झारखंड को रखूंगा। इन राज्यों में मोदी की वजह से पार्टी को थोड़ा एडिशनल वोट मिल रहा है। लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उन 4 राज्यों में जहां उनका शासन रहा है पिछले 10 साल से, उन राज्यों के वोटरों के लिए अभी भी पार्टी पहचान है, मोदी की पहचान थोड़ी कम है। देखिए, एक और कारण है, नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देश में है कि नहीं है वो विवाद का विषय है, जितने लोकप्रिय हैं उतने अलोकप्रिय भी हैं। एक सेक्शन वहीं से मैंने बात शुरू की थी। तो एक तरफ बहुत लोकप्रिय है, एक तरफ बहुत अलोकप्रिय है, दोनों चीजें हैं। असल में देश में कई और छत्रप हैं जिनकी अपनी लोकप्रियता अपने स्थानीय स्तर पर है। जैसे उदाहरण से बागपत में लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज वही आ रहा है। जैसे बागपत में मान लीजिए वोट परसेंट ज्यादा हुआ, वो हो सकता है अजीत सिंह के लिए ज्यादा हुआ हो, या मुलायम सिंह का जो बेल्ट है वहाँ मुलायम सिंह के लिए ज्यादा होगा। बिहार में हो सकता है लालू जी को लेकर के उनके वोटरों में जोश आ जाए। वो हरियाणा में तो ये जो छत्रप नेता है उनकी अपने स्थानीय स्तर पर भी लोकप्रियता है, तो उनका वोटर भी निकलता है। मायावती का वोटर, मायावती को हम इग्नोर कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या मोदी को रोकने के लिए भी वोटर निकलता है एक्स्ट्रा? हाँ, मोदी को रोकने के लिए, जैसे बनारस में अभी जो नतीजा आया है मोदी को रोकने के लिए है। और जो मायावती एक फैक्टर है, यूपी में 3 M फैक्टर हैं, एक तो मोदी, दूसरा मुस्लिम और तीसरा मायावती। तो 2 M फैक्टर जो हैं वो मोदी जी को रोकने के लिए, उनकी अगर कोई लहर हो तो उसको खत्म करने के लिए। मायावती की परमानेंट लहर रहती है, 15 से 20% वोट उत्तर प्रदेश के हर कंट्रोल से उनको मिलती है, लेकिन आप जरा बताएं कहीं उनका जिक्र ही नहीं होता। तो ये जो लहरें हैं वो लहर दर लहर कई लहरें हैं, और उन लहरों में जैसे मुसलमान जी तो मुसलमान उस बिंदु पर भी आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये अपने आप में दिलचस्प की लहर है, तो क्या सिर्फ एक ही वजह से है, और क्या उस वजह को रोकने के लिए भी लहर है? छोटे से ब्रेक के बाद बात हो रही थी यहाँ पर मोदी और मोदी की वजह से लहर की। उधर शंकर सिंह वाघेला ने क्या कह दिया है वो सुन लेते हैं। मोदी के बचाव में उन्होंने कहा है कि निजी जीवन पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शंकर सिंह वाघेला, कांग्रेस नेता, मोदी के बचाव में आए हैं उस मुद्दे पर जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का नाम पहली बार लिखा हलफनामे में कल। वैवाहिक जीवन में मोदी नहीं रहे, कह रहे हैं शंकर सिंह वाघेला। कोई पब्लिक लाइफ में कोई वर्कर है तो उसके प्राइवेट लाइफ में डीप में नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश दिए हैं कि कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, तो इस कॉलम के माध्यम से बड़ौदा के बीजेपी के कैंडिडेट ने अपनी पत्नी का नाम लिखा है। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि टेक्निकली इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो बिल्कुल अलग थे, अलग रहते थे, अलग जीते थे। पर्सनल लाइफ में मैं जाना नहीं चाहता, और ये इनकी पर्सनल लाइफ है, और कोई पर पॉलिटिकल पार्टी को इतनी पर्सनल लाइफ को उछालना नहीं चाहिए जिसको इनको कोई ताल्लुक न हो। शोभा जी,
शंकर सिंह वाघेला जी को आपने सुना कि पर्सनल लाइफ में पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाना चाहिए, ये मुद्दा नहीं उछालना चाहिए, आपके नेता हैं, खुद कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर्सनल लाइफ की बात नहीं है, यहाँ बात है कि एक प्रधानमंत्री पद के जो सपने देख रहे हैं, उनने इलेक्शन कमीशन को और इस देश को क्यों गुमराह किया 4 बार, पिछली 4 बार उन्होंने ये कॉलम क्यों खाली छोड़ा। शंकर सिंह वाघेला से सहमत नहीं है क्या? आप बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। दूसरी बात कि उनने सार्वजनिक बयान कई बार दिए हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, तो उन्होंने देश से ये क्यों छुपाया कि वो वैवाहिक थे, उनकी एक पत्नी है जो अकेला अपना जीवन बिता रही है, यशोदाबेन। क्या यशोदाबेन के साथ उन्होंने न्याय किया? आज जनता और देश ये जानना चाहती है। और जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो प्राइवेट आपकी लाइफ कुछ नहीं होती। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन सार्वजनिक होता है। तो कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या मानी जाए? आप जो कह रही हैं वो लाइन मानी जाए या शंकर सिंह वाघेला जो कह रहे हैं वो माना जाए? देखिए, एक महिला होते हुए मैं यशोदाबेन का दर्द समझ सकती हूँ कि जो पति अपनी पत्नी का नाम तक लेना जरूरी ना समझे, इलेक्शन कमीशन को धोखा दे, देश को धोखा दे, वह इस देश की महिलाओं की रक्षा या सम्मान करने की बात किस मुंह से कर सकता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं लौटूंगा कांग्रेस। क्या यशोदाबेन का पूरा जीवन नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये आपकी लाइन है या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है? हम किस लाइन को कांग्रेस पार्टी की लाइन माने, शंकर सिंह वाघेला वाली या आप वाली? देखिए, मैं तो एक महिला होते हुए और कांग्रेस की महिला नेत्री होते हुए, उससे ज्यादा एक महिला नेत्री होते हुए मैं इस बात पे जोर दूंगी कि जो व्यक्ति अपनी महिला अपनी पत्नी के साथ आपका पॉइंट लिया मैंने, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। न्याय देगा इस राहुल जी, देश की महिलाओं को। राहुल जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ? किशोर भाई एक छोटा सा प्रश्न अगर आपके माध्यम से एक और बात जोड़ूंगी मैं। ये जो प्रिंसिपल है कि पब्लिक फिगर्स की प्राइवेट लाइफ नहीं होती और सबको सार्वजनिक होना चाहिए, क्या ये एक सेकंड, क्या ये सोनिया गांधी जी को अप्लाई होती है? जब वो इलाज करने गई तब तो वो प्राइवेट लाइफ थी, उन्होंने इलाज के बारे में कुछ बताया नहीं जब वो बाहर गई। तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उनका क्या कहना है? या दूसरों के लिए एक मापदंड है? मैं ये कहूंगी, जब सोनिया जी मैं इस पे मैं कहूंगी, सोनिया जी इलाज करने गई तो कहीं भी लॉफुली उसको बताने की जरूरत नहीं थी। यहाँ इलेक्शन कमीशन जब आपसे पूछ रहा है कि आप वैवाहिक है कि नहीं है, आप उस बात को छुपा रहे हैं। आप उस बात पे आपने बोला पब्लिक फिगर की प्राइवेट लाइफ नहीं होती। इस बार भी मोदी जी ने पूरे इसलिए बताया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि अगर आप कोई भी कॉलम खाली छोड़ते हैं तो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। और राहुल जी का सवाल भी लिया। अब विजय जी को कहने दें, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी विजय जी, 1 मिनट लास्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर मोदी जी पर चुनाव नलीफाई नहीं हुआ इसलिए ये बताना चाहते हैं कि वो वैवाहिक है, तो उनके पर्सनालिटी के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व है। जी, आपका पॉइंट लिया, मैं समझा आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं वो बात समझ में आई। जी विजय जी, साल बाद उनको अपनी पत्नी की याद आई। विजय जी, देखिए, पब्लिक इस चीज को नहीं पसंद कर रही। शोभा जी जिस तरीके से डिबेट को नीचे ले जा रही हैं, छोटे कच्चे लालच के लिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं और वो भूल जाती हैं इस समय। और ना ही आपने डिबेट का आज ये विषय रखा था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मोदी जी ने जो कुछ किया वो सबके सामने डिक्लेयर किया है। शोभा जी को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें करें और अपने नेताओं की तरफ गिरेबान झांक कर देखें। हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते, ना हमने कभी ऐसी चर्चा की है, ना कभी मैंने अपनी डिबेट को कभी इतना नीचे किया है। शोभा जी, मैं आपके बीच में कभी भी नहीं बोलता, आप नारी होकर बीच में बोलती हैं हमेशा। नहीं विजय जी, आपसे किसी ने पूछा है क्या कितने फेरे लिए आपने और कैसी लाइफ चल रही है आपकी? सम्मान देते हैं। विजय जी, देखिए क्या मतलब है? नहीं, शोभा जी, सवाल इसलिए था, एक मिनट, सवाल इसलिए था कि आपकी पार्टी के नेता ने बचाव किया। शंकर सिंह वाघेला ने बोला कि नहीं होना चाहिए, ये सवाल नहीं उछलना चाहिए। शंकर सिंह वाघेला जी की पर्सनल व्यू होगी, पर ये देश
जानना चाहता है। चलिए अब मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपका व्यू जो है वो कांग्रेस का व्यू है, वो शंकर सिंह वाघेला का पर्सनल व्यू है। अफसोस यहाँ वक्त खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे न्यूज रूम में मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात लहर पर शुरू हुई थी, वो बात अभी और आगे जाएगी क्योंकि और अगले चरणों में कितनी परसेंटेज वोटिंग होती है उस पर भी इसी नजर से नजर रहेगी।